देखिए क्लास 10 का ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। याद रहे यह अपने आप में भी, यह थ्योरम का नाम भी ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में ऐसे भी पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। 4 ऑप्शन और सब भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे पाइथागोरस, आधारभूत आनुपातिकता और भी ऐसे कुछ लिखा है। तो याद रहे थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। या इसका अपोजिट ऐसे ही पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को कहा जाता है, तो याद रहे इसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो ये दोनों नाम अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव है, इसे भी याद रखना है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। हम बोले, बार बार बोले, इसे याद रखना है, ये अपने आप में भी एक ऑब्जेक्टिव। थेल्स प्रमेय को कौन सा प्रमेय के नाम से जाना जाता है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? तो थेल्स प्रमेय। यह थेल्स एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक कथन बताया, यहाँ प्रमेय के बारे में बताया। अब सवाल है ये प्रमेय क्या? तो याद रहे प्रमेय एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पूर्ण रूपेण सत्य होता है, लेकिन इसे साबित करने की आवश्यकता पड़ता है। साबित करने के लिए अभिगृहित की भी जरूरत पड़ता है, जो हम लोग 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। दोबारा फिर रिपीट कर दी। प्रमेय क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो पूर्णतः सत्य होता है, लेकिन इसको साबित करना पड़ता है, इसके प्रमाण की आवश्यकता होता है। एक होता है अभिगृहित। याद रखेंगे अभिगृहित एग्जाम, ऐसा स्टेटमेंट जो पूर्ण रूपेण सत्य होता है, लेकिन इसे साबित करने की जरूरत नहीं होता, यह अपने आप में ही सत्य माना जाता है। ऐसे स्टेटमेंट को अभिगृहित कहा जाता है। तो ये फिलहाल प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय। तो इसमें क्या स्टेटमेंट है, इसे पढ़ते हैं इस नए बुक में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो पिक्चर में ही समझा देंगे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। जैसे पुराना सिलेबस था उसमें भी यह थेल्स था, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव। ये नया बुक में स्टेटमेंट है, इसे भी याद रखना। याद रहे ये स्टेटमेंट भी हमें याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, या इसका भी काम है, हमें यह भी पूछा जाता है, ये भी याद है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ, चित्र से इसको हम समझते हैं, फिर इसको साबित करेंगे। और दूसरा बात, इसे सिद्ध करने में क्या क्या जरूरत है, पहले वो आ जाए। सबसे पहले देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, डायग्राम जैसे चित्र से इसे समझेंगे। इसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज, तो यह किसी भी त्रिभुज में, या न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, इससे इसका कोई लेना देना, किसी भी त्रिभुज। तो त्रिभुज में टोटल कितने भुजा है? 3 भुजा। तो कहा इस कथन के अनुसार, देखिए यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समान, तो 3 भुजा है, ए बी, बी सी, ए सी, तो 3 भुजाओं में किसी एक भुजा के समांतर, बी सी के समांतर लीजिए, या ए सी के समांतर लीजिए, या ए बी के समांतर, ये वो आपकी इच्छा है। क्योंकि यहाँ मान करके इसका बनाया गया, क्योंकि नाम तो इसमें दिया नहीं है त्रिभुज में, ए बी सी या पी क्यू है, आर या डी है, तो ए बी सी लिए। तो ए बी सी में भी हम बी सी के समांतर ले सकते हैं, ए सी के समांतर, ए बी के समांतर। फिलहाल बी सी के समांतर लेते हैं। इसके कथन का किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा क्या, बी सी के समांतर ले, तो हम बी सी के समांतर एक रेखा, देखिए ये रेखा लिए। तो कहा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, जब एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य 2 भुजाओं में क्या सा हुआ, इसमें ए बी और क्या हुआ, ए सी। इसे भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा, तो देख लीजिए काटा कहाँ पर, ये रेखा डी और ई पर, ए बी को डी पर काटा, ए सी को ई पर काटा, ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची है, खींच दी। तो ये अन्य 2 भुजा, ये अन्य 2 भुजा को ए बी और ए सी, अन्य 2 भुजाएं
एक ही अनुपात में विभाजित होगा। इसका तात्पर्य हुआ कि ये ए बी पर जो एक बिंदु डी आया तो ये इसका विभाजन हुआ। क्या सा विभाजन हुआ था? ए डी और डी बी। फिर ए सी पर जो एक बिंदु है इसका विभाजन हुआ ए ई और ई सी। यह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या? अब इस चीज को इस चित्र के साथ पूरे में लिखते। इसका कथन ये है कि यदि इस त्रिभुज में, यही बगल में ही लिख दे, यदि इस त्रिभुज ए बी सी, जैसे नाम यहाँ ए बी सी का है, इस ए बी सी में अगर डी ई पैरेलल बी सी अगर डी ई पैरेलल बी सी है, ये इसका अर्थ यही हुआ। तो डी ई पैरेलल बी सी है, चित्र भी बना हुआ है, तो इसका सारा का सेंटेंस इसमें, क्योंकि डी ई जो है अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद कर रखा है, तो ये जो एक ही अनुपात विभाजित होगा। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी हो तो ए डी और ये भुजा का दूसरा भाग क्या है? डी बी। इन दोनों का अनुपात, और इस ए सी में दो भाग क्या से हुआ? ए ई और क्या है? ई सी। ये दोनों का अनुपात, ये अनुपातिक राशि और ये अनुपातिक राशि बराबर हो जाए, यही लिखा हुआ है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। इसका अर्थ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ? डायग्राम के साथ चित्र के रूप में त्रिभुज का बना करके आकृति को समझाना, इसका ही है। ये पूरा चित्रात्मक रूप में से यहाँ लिखे इस भाषा का पूरा। अब किसी का माइंड में ये अगर चल रहा है कि भुजा, तो और भी पिक्चर बना के समझाते। जैसे फिर ए बी सी ए बना, आप लेने के लिए पी क्यू आर डी एफ एम एन ओ जो भी लीजिए, कोई दिक्कत, हम बी सी ली। अब समझाते हैं, सुन। अगर इसी में ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पढ़ ले कि इसमें ए बी के पैरेलल हम डी, क्योंकि किसी भुजा के समांतर ले सकते हैं, तो जब ए बी के पैरेलल यहाँ डी ले लिए तो भुजा किसको किसको विभाजित कर रहा है? ए सी भुजा को और बी सी भुजा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल ए बी है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि सी डी और डी ए का अनुपात जितना होगा उतना ही सी ई और ई बी का अनुपात। अगर इसी को ऐसे उलट करके भी जानना चाहे कि ए डी और डी सी का अनुपात, फिर डी ई और ए सी का अनुपात बराबर, ये स्टेटमेंट और ये दोनों एक ही चीज़ है, ये उलट सकता। यहाँ भी इसको नीचे ऊपर या ऊपर नीचे कर सकते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ यही समझना था कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो यह अन्य दो भुजाओं को विभाजित करता है, तो वे दोनों भुजा क्या होगा? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। इसी तरह से फिर इसे और भी पिक्चर में इसका अर्थ समझाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा, पहले ये आवश्यक है समझ, क्योंकि यही स्टेटमेंट ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाएगा, एक्सरसाइज में बनाने में यह मदद करेगा, क्योंकि यही सेंटेंस ही स्टेटमेंट ही एक फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है, अर्थात तर्क। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, यही इसका अर्थ है। अगर इसमें इसके समांतर ये होगा तो ये हो जाए, यही इसका फॉर्मूला हुआ, कंडीशन ये हुआ। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, इधर से इसका ले लेते ए सी, तो देखिए वही चीज फिर लिख रहे हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी में या डी ई, अगर यहाँ डी ई पैरेलल अगर ए सी है, डी पैरेलल अगर ए सी है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ ए डी और इस डी बी का अनुपात जितना होगा इतना ही सी ई और इतना ही बी ई के अनुपात या ई बी के अनुपात के बराबर। अगर इसको रिवर्स ऐसा जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या डी बी यहाँ से शुरू की, डी बी तो डी ए, फिर यहाँ बी ई, तो यहाँ ए सी, ऐसे हो। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसका ये अर्थ हुआ, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये हुआ इसका तात्पर्य। यही चीज़ को हमें साबित करना है कि अगर त्रिभुज में DE पैरेलल BC है तो यह AD/DB बराबर AE/EC होगा, परंतु कैसे, इसका प्रमाण देना होगा। यही थेल्स थ्योरम का सिद्ध करने का तात्पर्य है। और यूज जो करेंगे चैप्टर में तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए कि अगर त्रिभुज में ऐसा होगा तो ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह थेल्स प्रमेय में कहा गया। थेल्स प्रमेय एक प्रकार का फॉर्मूला है, सूत्र है, आइडेंटिटी है, यह कंडीशन। तो इसका तात्पर्य हम समझा, यह थेल्स प्रमेय में। और भी चीज़ याद रहे, अगर इसमें समांतर हो तो सिर्फ इतना ही नहीं हो, ये कहा ये ठीक है, लेकिन इससे और भी बातें इसमें निष्कर्ष है। तो वह जब एक्सरसाइज में सवाल बनाने लगेंगे तब और क्या क्या हो सकता है वह भी इसमें ऐड करें। अभी फिलहाल इसका तात्पर्य इतना अर्थ ज्ञान। चीज को साबित करने के लिए हमें जो जरूरत है वो आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज जानना चाहिए, हमें पहले जानकारी रहना चाहिए। अभी सिद्ध नहीं कर रहे, इसे साबित करने के लिए जो हमें आना चाहिए पहले एडवांस में वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज का नाम दे दिए, इसमें ऊंचाई इसका नाम या H कर दीजिए इस पर। तो हमें एक चीज यह सबसे पहले आना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ABC। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमें सबको आता हो या नहीं आता है, अगर इसे प्रैक्टिस। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किसी भी त्रिभुज के लिए जब आधार और ऊंचाई मालूम हो तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी। अब देख, ये तो आदत बना हुआ लिखा हुआ, लेकिन हमें इसमें हैबिट क्या बनाना है, इस चीज को जान रहे सब कुछ। इसी को लिखने का एक तरीका याद है कि इसमें AD क्या है, BC के पर जो है लंब है। तो त्रिभुज अगर ABC में AD परपेंडिकुलर लंब अगर BC, त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC, इसका तात्पर्य हुआ कि जिस त्रिभुज का यहाँ चर्चा हुआ, इस त्रिभुज का आधार BC है और लंब AD। तो जानते रहे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति में ऐसा लिखने का आदत बनाना, हाफ इंटू BC इंटू AD, ऐसा लिखें, ऐसा आदत हमें बनाना, जो कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी B का तात्पर्य वही है BC और H का तात्पर्य वही है AD। तो हमें इस टाइप का ही लिखावट इसमें ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ऐसा लिखने का आदत है। ये भी लिखें त्रिभुज ABC में ये लंब, इससे ये पता चलेगा कि आधार क्या है, लंब क्या है, एक पता चलेगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये लंब का चिन्ह अगर नहीं आता है तो यहाँ बगल में नोट कर देते हैं, यहाँ इसे परपेंडिकुलर या हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ये लंब है, क्या इसे याद है। अब इसमें जैसा ऐसा फ्रेश ट्रायंगल दिखेगा वैसा ऐसा आकृति यहाँ समझाते हैं। जैसा कि इसमें एक पिक्चर ऐसा भी हो सकता है, दिखाई पड़ेगा ADE, ऐसा त्रिभुज दिखाई, और इसमें क्या होगा कि यहाँ से इस पर लंब दिखेगा, ऐसा टाइप का। इस टाइप से ऐसा लंब हो सकता है। तो यहाँ सवाल है कि ये त्रिभुज, तो त्रिभुज का जब यहाँ लंब हमें मालूम है तो इसके लंब के लिए आधार कौन होगा, इसमें AD होगा।
तो यहाँ समझेंगे त्रिभुज ए डी ई में ई एन परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। तो इससे जब ई एन परपेंडिकुलर डी है तो इसका मतलब हुआ एरिया ट्रायंगल ए डी ई हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मतलब क्या, इसे हाफ ए डी इंटू ई एन लिख सकते हैं और यही लिखेंगे। ये अच्छे से माइंड में चला गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फिर ऐसा ही त्रिभुज, फिर अर्थात यही नाम, लेकिन इस बार लंब इस भुजा पर ऐसा खिंचा हुआ भी नजर है, ऐसा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लंब इस बार भी मालूम है। तो त्रिभुज ए डी ई में इसमें लंब क्या है, डी एन, परपेंडिकुलर क्या है, ए। तो इस सिंबल से, इस लिखावट से यह पता चला कि इस त्रिभुज का आधार ए ही है, लंब डी एम है। तो यहाँ भी लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या लिखाएगा यहाँ, तो हाफ ए इंटू डी एम, ऐसा हो जाएगा। एक ही त्रिभुज है, वही त्रिभुज है, लेकिन लंब पर इसके आधार डिपेंड कर। तो ये जरूरी नहीं कि इसका आधार हमेशा नीचे वाला भुजा या बीसी ही होता है। लंब जिस पर डाला हुआ होगा वह त्रिभुज का आधार बन जाएगा। लंब तो खिंचा हुआ है तो वह लंब। ऐसे दो पिक्चर देखा, और भी ऐसे टाइप के कुछ पिक्चर मिलेंगे। जैसे एक ऐसा भी पिक्चर मिलेगा, डी ई, यहाँ बी लिखा रहेगा। ये लंब जो है इस पर बढ़ा हुआ भुजा पर भी लंब रहता, ऐसे इस पर लंब हो सकता, ऐसे भी पिक्चर मिलेगा। ये भुजा एक ही रेखा पर है, सीध में, बिल्कुल ये सीध, लेकिन इसको क्या कहते हैं, बाय भुजा इसको बढ़ाए। तो ऐसा भी हमें पिक्चर मिलेगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज, यहाँ प्रयोग यही करेंगे। यहाँ त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई लिए, क्योंकि ये बाहर का भाग है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, एक्स्ट्रा रचना। तो इस त्रिभुज डी बी ई में क्या है कि इसमें लंब देखिए, ई एन लंब क्या है, डी बी है। ये डी बी पर क्या है, लंब है, क्योंकि डी बी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। तो इसका मतलब इसके डी बी पर भी लंब है। तो इसमें आधार क्या हो गया, डी बी हो गया, और लंब क्या हो गया, ई एन। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल डी बी ई इक्वल, यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ये अच्छे समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो जो हम पिक्चर यहाँ बना के समझा रहे हैं यही सेम पिक्चर उसमें भी नजर आएगा। हो सकता है इसमें एक ऐसा भी पिक्चर नजर आएगा, डी ई सी, और इससे इस पर एक परपेंडिकुलर खिंचा हुआ नजर है, ऐसी है। तो ऐसी अवस्था में इसे क्या समझा जाए कि त्रिभुज यहाँ हुआ ई सी डी, इस त्रिभुज में क्या है कि डी है परपेंडिकुलर ई सी। इसका तात्पर्य साफ है कि आधार इसी हुआ और लंब क्या हुआ, डी है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ई सी डी इक्वल हाफ इंटू आधार, आधार बोले तो ई सी, लंब क्या होगा, डी है। अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। हम हर जगह वही चीज समझाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन पिक्चर अलग अलग है, लंब अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। इसे इसमें एक चीज और, अब आखिरी ये भी याद रखेंगे, तब फिर थ्योरम आसानी से माइंड में सीख। तो देखिए आखिरी में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जो समझाए वहां भी वही चीज है। क्या समझा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अब यहाँ समझना ये है
कि दो समांतर रेखाओं के बीच, जैसे दो समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ दो समांतर रेखा ली, इन दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान। जैसे यहाँ बी, यहाँ लिखे सी, तो इस पर जो है आधार ये एक त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना। आधार देखिए यहीं रखे, इसका नाम A डैश रखे या कोई आधार भी रख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एरिया ट्रायंगल A डैश BC, इसका क्षेत्रफल बराबर हो। इसी आधार पर यहाँ और भी आप ऐसे ट्रायंगल बना, इसका नाम DA रहे, इसका मतलब हुआ इसका भी एरिया त्रिभुज का DBC बराबर। इसका देखिए कारण ये है कि इस त्रिभुज का भी आधार तो BC है, इसका भी आधार BC है और इसका भी आधार BC। तो दूसरा भाग रहा ऊंचाई, तो प्रत्येक त्रिभुज के लिए ऊंचाई सेम है क्योंकि समांतर रेखा का यहाँ जिक्र है। तो ये समांतर रेखा, तो इसका बीच का दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो प्रत्येक त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या हुआ, समान हुआ। आधार तो एक ही है पहले से, तो याद रखेंगे अच्छे से। इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए हमें जो काम पड़ेगा वो हूबहू पिक्चर बनाते हैं। ऐसे रेखा दिख जाएगा, दो समांतर रेखा उसमें भी दिखेगा, यहाँ लेकिन D लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ E लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ B लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ C। ये इस तरह से मिला हुआ रहेगा और ये ऐसे डॉट लाइन रहेगा, ये इस तरह से डॉट लाइन। यहाँ लेकिन याद रहे BC और DE पैरेलल है, यहाँ BC और DE पैरेलल। तो जब BC और DE पैरेलल है तो इसमें देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज BDE, यह त्रिभुज देखिए अच्छे से BDE। और कौन सा त्रिभुज ले रही है, त्रिभुज CED। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है कि बराबर है, CED। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए कि यह दोनों समांतर रेखा के बीच है। लेकिन दोनों त्रिभुज का आधार देखिए, इसका भी आधार D है, इस त्रिभुज का भी आधार D है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। जबकि इसमें और भी त्रिभुज है, BDC का क्षेत्रफल, अब फिर यहाँ BCE का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि समांतर रेखा के बीच समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। लेकिन हमें इसी का काम है, इसका ही। तो इसमें कितना चीज याद रखने का तरीका बताए और इसे याद रखने के लिए बताए। एक नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और दूसरा क्या बताए, समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अगर इतना चीज अगर याद हो गया हो तो यह थ्योरम का सत्यापन आज और अभी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, लाइन बाय लाइन क्लियर। एक बार फिर से बोल रहे हैं, थेस थ्योरम को साबित करने के लिए हमें दो चीज अच्छे से आना चाहिए। नंबर एक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नंबर दो, समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए यहाँ त्रिभुज बनाए ABC, इसमें रेखा खींचे DE, जितना कहा था तो समांतर है, इसके यह समांतर पैरेलल।
गिव है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE पैरेलल BC है, जो भुजाएं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुएं D तथा E पर प्रतिच्छेद करता। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC। यह हमें साबित करना है। इसे साबित करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना, इसको बोलते एक्स्ट्रा रखना। कंस्ट्रक्शन रचना करना। क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इस बिंदु D से इस रेखा AC पर DM लंब एक्स्ट्रा, फिर यहाँ E से भुजा AB पर EN लंब की, फिर B को E से मिला, B को C से मिला। ये ध्यान में रखना, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना। ऐसा कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से किया है जो इससे पहले ट्रेंगल ले लेकर के समझा। तो इसमें देखिए लिख देंगे जो वर्किंग यहाँ की है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिखे DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB खींचा। फिर BE और CD को मिलाए। मिला दिए। अब इसका प्रमाण की जरूरत, प्रूफ। थ्योरम साबित करने के लिए स्टेप लिखना पड़े। किसी किसी में कंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखाता है, लेकिन किसी किसी में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, जैसा कि इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता। अब इसका प्रमाण करें। अब एक चीज माइंड में या तो पहले सेट कर लीजिए, ना तो बार बार लिखना। जब यहाँ लिखे हैं DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC, तो AC, AE और EC एक ही रेखा है। AE, EC और AC एक ही रेखा। अगर DM परपेंडिकुलर AC है तो इसका मतलब हुआ DM परपेंडिकुलर AE भी है और DM परपेंडिकुलर EC भी है। इसका ये तात्पर्य। फिर इसी तरह EN परपेंडिकुलर AB है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि EN परपेंडिकुलर AD और EN परपेंडिकुलर DB भी है, क्योंकि यह सभी एक ही रेखा है। तब इसी चीज को यहाँ आप लिखेंगे। तो देखिए या बगल में लिखते भी जाएंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज ADE, यह त्रिभुज दिए ADE
देख लो ADE, तभी भी समझाए होंगे, पिक्चर ध्यान देना। इसमें क्या है, EN परपेंडिकुलर AB, EN परपेंडिकुलर AB, तो AB की जगह पर हम यहाँ क्या AD लिख देंगे, क्योंकि हमें तो AD का काम इस ट्रेंगल में लेना, तो यहाँ समझा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ चूंकि लिखा हुआ है EN परपेंडिकुलर AB, तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि EN परपेंडिकुलर AB। तो ऐसा होने पर क्या इसका एरिया समझाए थे, तो इसलिए एरिया ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN। फिर यहाँ ट्रायंगल DE में ट्रायंगल DBE, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में EN परपेंडिकुलर DB। अब कैसे, अगर यह भी मान मांगे समझाए तभी तुरंत, इसका ही तात्पर्य यही है, जब EN परपेंडिकुलर AB है तो AB और DB एक ही रेखा, AD एक ही रेखा, तो DB पर भी परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE, यह हो जाएगा हाफ DB इंटू E, यह इसका एरिया हो गया। अब जब यह आ गया तो हमें AD/DB ने ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान देंगे। अब दिलाना क्या, AD/DB, तो क्या करेंगे कि AD/DB तो स्पष्ट है, दोनों का क्या करना होगा, अनुपात करना, इसलिए यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE, यहाँ आ जाएगा हाफ, यहाँ का वैल्यू है AD इंटू EN बाय इसका वैल्यू है हाफ इंटू DB इंटू E। तो देखिए इसमें से EN कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, AD/DB, और इसे फिलहाल फर्स्ट कर, यह AD है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कर। इसी प्रकार वैसे अब एक तरीका इसमें यह भी है कि इसी प्रकार लिख के आगे तुरंत लिख देंगे, लेकिन पूरा करके लिखते हैं। देखिए पूरा, फिर देखिए त्रिभुज ADE, फिर देखिए नजर डालिए त्रिभुज का, तभी भी इसका नाम बताइए। अब इस त्रिभुज में क्या है, DM परपेंडिकुलर AE, अब इसका भी रीजन ऐसे जानना है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में है DM परपेंडिकुलर AC, तो AC का ही एक पार्ट है AE, तो AC पर लंब है तो AE पर भी लंब है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE, ये हो जाएगा हाफ AE इंटू DE, इसका एरिया। फिर त्रिभुज, फिर त्रिभुज यहाँ से प्रयोग करेंगे CED। अब त्रिभुज CED में, इस त्रिभुज में क्या है, DM परपेंडिकुलर EC, इसमें वही बात, क्योंकि DM परपेंडिकुलर AC और EC क्या है, AC का ही भाग है, तो इसलिए यहाँ से क्या लिखाएगा, एरिया ट्रायंगल CED
बराबर हाफ EC इंटू डी। ये भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लियर। अब फिर है AE/AC। ये कैसे ज्ञात होगा? तो इन दोनों का क्या करना होगा? अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखे एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CED। तो हाफ AE इंटू DM बाय हाफ EC इंटू डी। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? ये लम DM और हाफ कैंसिल। इसका रिजल्ट आया AE/EC। ये लगता है अगर दोनों पार्ट था ये क्या तो लिख दे, लेकिन इसमें देखिए दिक्कत। इसके LHS का ऊपर वाला हिस्सा देखिए ये ट्रायंगल, और इसका भी देखिए ये सेम है, लेकिन जब नीचे वाले का नाम देखेंगे तो ये अलग। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी सेम रहता है, या इसका क्षेत्रफल बराबर होता तब तो दोनों का RHS बराबर होगा। ऐसा तो है नहीं, तो अभी लिख नहीं सकते फर्स्ट एंड सेकेंड से AD/DB बराबर AE/AC। यही लास्ट कंडीशन को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए उसका दूसरा चीज बताइए। एक पार्ट तो बोले थे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वो तो देखे यूज हो गया। दूसरा यही हिस्सा है कि समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ यही चीज है कि त्रिभुज अगर BDE और त्रिभुज CED को अगर देखा जाए तो ये दोनों समान आधार D और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED समान आधार DE, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED समान आधार D है, जो समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है। देखिए DE और BC समांतर रेखा इसके बीच स्थित है, इसलिए इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इसलिए एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल CED हो। इसे 3 कर दीजिए। अब इसके बाद रहा लिखने का, तो या तो 2 और 3 से इसके जगह बदल करके इसका नाम कर दीजिए, या इसके जगह पर ही नाम कर दीजिए, तो अब एक और नया बन जाएगा। नहीं तो जब ये और ये बराबर हो ही गया, नीचे का ऐसा है बराबर है, ऊपर बराबरे है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के कंडीशन से क्या आया? तो यहाँ लास्ट में अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या लिखा है अंत में? तो इसका हिस्सा क्या? AD बाय DB अब बराबर AE/EC, और यहाँ लिख देंगे आप प्रूफ। इस प्रकार देखिए थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वह पूर्ण हुआ और इसे साबित कर दिया।